बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख सेहत विजन। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कॉन्जेनिटल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। ये KMUBSN 4th सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी 2 की यूनिट नंबर 1 है। तो कॉन्जेनिटल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर ये क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर। तो हमारे पास ये जो कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है ये वो डिसऑर्डर है जो हमारे पास बच्चे में पैदा होते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ। कब ये होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ, मतलब ये है कि ये डिज़ीज़ या ये जो बीमारी है ये हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को होती है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को होती है। ये हमारे पास डिटेक्शन उसकी कब होती है। डिटेक्शन उसकी होती है विद बर्थ के टाइम और बर्थ के साथ साथ जो बर्थ के बाद भी हो सकते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, या बर्थ के बाद जो बच्चा छोटा होता है उस वक्त हम भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। उसका मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कॉन्जेनिटल और जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर वो है जो द डिसऑर्डर ड्यू टू, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर वो है ये जो हमारे पास जीन में मसला हो, जीन या क्रोमोसोम में मसला हो। द प्रॉब्लम विद इन द जीन आर क्रोमोसोम, हमारे पास जीन में कोई प्रॉब्लम हो और या हमारे पास क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये हमारे पास जीन में होते हैं प्रॉब्लम और ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन द इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है। बच्चा विद इन प्रेगनेंसी के दौरान हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ। बच्चा अगर माँ के पेट में हो फिर भी हम ये पॉइंट कर सकते हैं कि इस बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। एग्जाम्पल से आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास कॉन्जेनिटल और जेनेटिक डिसऑर्डर में फ़र्क क्या है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ब्लू बेबी साइनोसिस एक डिजीज़ है। क्या है ब्लू बेबी साइनोसिस। ये कैसा डिज़ीज़ है, ये ऐसा डिज़ीज़ है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी हार्ट में एक जगह है, ये लेट सपोज हमारे पास क्या है, हार्ट है। इन दोनों के बीच में एक जगह है, यह एक होल होता है हार्ट में, उसको कहते हैं फोरामेन ओवल। क्या कहते हैं उसको, फोरामेन ओवल उस जगह को कहते हैं। लेकिन ये जगह जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये जगह जो है ये ऐसा होता है, मतलब ये है कि ये बंद नहीं रहता, ये खुला रहता है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर ये जगह ऐसा बंद हो जाता है और ये यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास होते हैं। लेकिन जब बच्चे को ब्लू बेबी साइनोसिस डिजीज़ हो तो ये जगह बंद नहीं हो जाता और हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये दो ब्लड है। लेकिन अगर ये जगह हमारे पास बंद नहीं हुआ और ये ऐसा खुला रहा तो ये दोनों ब्लड क्या होगी, ऐसी ही मैक्स हो जाएंगे। ये यहाँ आ जाएगा और ये रेड वाली जो ब्लड है ये यहाँ आ जाएगा और हमारे पास सारी जिस्म में ये ब्लड मिक्स होकर और ये डिजीज़ को हमारे पास क्या कहते हैं, ब्लू बेबी साइनोसिस कहते हैं। और ये जो ब्लू बेबी साइनोसिस डिजीज़ है ये हमारे पास क्या है, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है। ये कोई जीन मीन से ताल्लुक़ नहीं रखता, क्रोमोसोम से ताल्लुक़ नहीं रखता, कोई भी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखता और ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है बाद में। इसके साथ साथ में एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर ये थी, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे पास उसके एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। इसका एग्जांपल है जेनेटिक डिसऑर्डर की डाउन सिंड्रोम। लेट सपोज हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम, ये हमारे पास
क्रोमोसोम नंबर 21 उसके एक काफ़ी इंक्रीज हो जाए, एक और कापी आ जाए, 2 की बजाय 3 कापी आ जाए, तो हमारे पास डाउन सिंड्रोम। इसके साथ साथ टर्नर सिंड्रोम, हमारे पास क्या है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब क्या है, हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो हमने ये भी कॉन्जेनिटल और जेनेटिक डिसऑर्डर के बीच में ये सब डिफरेंट है। इसके अलावा ये भी हमें पढ़ना चाहिए कि क्या जेनेटिक क्वेश्चन है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे पास हेरिडेबल है कि नहीं है। तो ये मे आर मे नॉट हेरिडेबल, मे और मे नॉट हेरिडेबल, ये लाजमी नहीं है कि अगर पेरेंट्स में कोई डिजीज़ है वो बच्चों में मुंतकिल हो जाए, ये मस्ट नहीं है, मतलब ये है कि ये लाजमी नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे पास जेनेटिक और कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर। अब हम जेनेटिक डिसऑर्डर के थोड़ा सा अंदर उसमें जाते हैं, तो इसके लिए हम बेसिक से स्टार्ट लेंगे। ये KMU की स्लाइड में है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक से जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ जीन। हम जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं जीन से। जीन हमारे पास क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की बेसिक यूनिट को जीन कहते हैं। जीन हमारे पास ह्यूमन बॉडी में जीन्स पैर में होंगे, कौन सी चीज़ में होंगे, पैर में होंगे। एक मदर के साइड से होंगी और दूसरा हमारे पास फादर के साइड होंगे, और ये पैर बन जाता है। तो एक और चीज़ हमारे पास, लेट सपोज ये एक जीन है, इसके तरह एक और जीन यहाँ है, तो ये 2 जीन है और दोनों जीन को जो सिमिलर कॉपी है उसको कहते हैं एलील। उसको क्या कहते हैं, एलील। व्हाट इज एलील, एलील। अब हम एलील की डिफिनीशन करते हैं। एलील हमारे पास क्या है, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। अगर एक एलील, मतलब यह है कि एक जीन मदर के साइड से एक फादर के साइड से आएगा और दूसरा एक दूसरे की कॉपी होगी, ये एक जीन है, दूसरा क्या है, एलील है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। अभी मैं एरेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एलील कहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, एलील। अब हम ये पढ़ते हैं कि एलील कहाँ पे मौजूद होते हैं। एलील हमारे पास कहाँ है, एलील हमारे पास क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम कहाँ है, वह न्यूक्लियस में है। एलील का जगह मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये है हमारे पास एक सेल, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये है लेट सपोज हमारे पास क्रोमोसोम, और लेट सपोज ये है जीन। जीन हमारे पास कहाँ मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। और जहाँ भी हमारे पास जीन होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, ये जो जगह है ये मैं एनसर्कल करता हूँ, उसको कहते हैं एक और नाम। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो मैं पढ़ता हूँ MCQs के इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं लोकस। क्या कहते हैं, लोकस। व्हाट इज लोकस, लोकस इज द लोकेशन ऑफ द जीन इज कॉल्ड लोकस। यह हमारे पास क्या है, लोकस। अभी हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ, और हम क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। हम सारी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब बात आया जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, ये सबसे पहले ये हमें थोड़ा सा ये इसके बारे में पढ़ना चाहिए। जेनेटिक्स हमारे पास क्या है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इन दोनों के कंबाइंड स्टडी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी हमारे पास ये है कि जो करेक्टर, सेम करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड वेरिएशन द डिफरेंट करेक्टर ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट। हमारे पास सेम करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अगर माँ बाप में कोई चीज़ है और वो बच्चे में आ जाए उसको कहते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी उसको कहते हैं। और जब माँ बाप में कोई चीज़ नहीं है और बच्चे में आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन। और इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। अभी हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ, वो हमने जानना चाहिए क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रोमोसोम हमारे पास
कौन सी चीज़ से बने हुए हैं ये पढ़ेंगे हम। हमारे पास सबसे पहले क्रोमोसोम डिस्कवर किसने की? ये डिस्कवर की है वाल्डियर ने 1876 में। और जीन हमारे पास किसने डिस्कवर किया? जॉनसन ने जीन डिस्कवर किया था 1909 में। ये बात याद रखने। अभी हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लें। क्रोमोसोम हमारे पास दो चीज़ों से बना हुआ है। कौन सी दो चीज़ है वो? क्रोमोसोम हमारे पास एक प्रोटीन से बना है, इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरा हमारे पास डीएनए से बना हुआ है। क्या? एक हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है, दूसरा डीएनए से बना हुआ है। ठीक है, हमारे पास डीएनए फिर से तीन चीज़ों से बना हुआ है। वो तीन चीज़ें क्या है? नंबर एक, उसमें है पेंटोज शुगर। क्या है? पेंटोज शुगर। ये पेंटोज उसके लिए कहते हैं उसे 5 कार्बन शुगर है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो है फास्फेट ग्रुप। और तीसरा जो चीज़ है वो है नाइट्रोजनस बेस। मैं डीप में नहीं जा रहा, सिर्फ वो हम पढ़ेंगे जो केएमयू की स्लाइड से रिलेटेड है, केएमयू की स्लाइड में है। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास कौन सी? एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। डीएनए में वेलिन केसन आरएनए, उसमें यूरासिल है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे। ये हमारे पास ये डीएनए और प्रोटीन मिलकर कौन सी चीज़ बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है? ये भी केएमयू की स्लाइड में है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है? ये है हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की। ये एक चीज़ जो बनता है उसको कहते हैं क्रोमाटेड। क्या कहते हैं? क्रोमाटेड। और ये बीच में एक चीज़ है, उसको दो नामों से पुकारता है। उस एक नाम है सेंट्रोमियर और दूसरा नाम है काइनेटोकोर। ये एक है क्रोमाटेड। तो याद रखिए कि हमारे पास एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमाटेड है? 2 क्रोमाटेड है, एक ये और एक ये। और हमारे पास ये क्या है? सेंट्रोमियर। क्या है? सेंट्रोमियर, या इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है, ये है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं डेटा की तरफ कि हमारे पास इस क्रोमोसोम में कितना डेटा है। तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 750 MB का क्या है? डेटा है 750 MB। और हमारे पास ह्यूमन बॉडी में कितने डीएनए है? तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर है। क्या है? 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर है। ये MCQs कह रहे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड में मौजूद है। 750 MB 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर। और इसके साथ ये बात याद रखिए कि 20,000 to 25,000 हमारे पास क्या है? जीन है। क्या है? जीन प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में। ये सब कुछ कब डिस्कवर हो गया? ये कब डिस्कवर हो गया? उस पर एक रिसर्च हुआ था 203 में, और बाद में हमें पता चला कि ये इतना डेटा है। ठीक है, ये हमने क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। अभी हम आते हैं एक और चीज़ के बारे में कि इन सब की हमारे पास जो बॉडी की स्ट्रक्चर, उसके साथ क्या कनेक्शन है। क्रोमोमीन, कलर एंड सोमामीन बॉडी। ये बात याद रखिए, क्रोमोमीन, कलर एंड सोमामीन बॉडी मतलब है कि सारी बॉडी उस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ है वो हमें पढ़ना चाहिए। वो क्या है? वो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। क्या है? डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है? डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट वो है जो हमारे पास शो दियर करेक्टर। वो क्या है? शो दियर करेक्टर। उसके करेक्टर शो हो जाते हैं तो क्या है? डोमिनेंट है। और रिसेसिव डोंट शो दियर करेक्टर। डोंट शो दियर करेक्टर बाय दियर करेक्टर बाय 1 एलील। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय शो दियर करेक्टर बाय 1 एलील। ये अगर सिर्फ एक एलील आ जाए तो भी अपनी करेक्टर शो करता है तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। वेल रिसेसिव अगर दोनों कापी आ जाएंगे फिर वो करेक्टर शो करे। अगर एक कापी आ जाए तो वो करेक्टर शो नहीं करेगा। उसके मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। ह्यूमन आई कलर। ह्यूमन आई कलर हमारे पास ब्लू जो है वो है रिसेसिव और ब्राउन जो है वो क्या है?
हमारे पास डोमिनेंट है। लेट सपोज ये मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है B और ये है हमारे पास B, ये है B और ये है B। इससे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ लिखता हूँ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है। क्या? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस है कि टू क्रोमोसोम आर सेम। इसको एक और नेम क्या कहते हैं? उसको एक और नेम कहते हैं होमोलागस। क्या? होमोलागस क्रोमोसोम। होमोलागस क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम हमने ये बढ़ा कि एक जीन की तरह दूसरा जीन आ जाए, इसको एलील कहते हैं। जबकि एक क्रोमोसोम की तरह दूसरा क्रोमोसोम आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? होमोलागस क्रोमोसोम। और ये हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी में कितने हैं क्रोमोसोम है। ये अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर ये एक्सप्लेन करता हूँ होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस ये वगैरह, ठीक है। ये लेट सपोज हमारे पास क्या है? बी एंड बी, ठीक है। ये है बी एंड बी। ये क्या है? बी एंड बी। और ये क्या है? बी एंड बी। अभी हमारे पास जो ब्राउन कलर है, ब्राउन, वो है डोमिनेंट। तो वो अगर एक पेयर आ जाए एलील की, ये हमारे पास एक आ जाए और एक ये डिफरेंट है, ये एक है, ये डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अपना कलर शो करता है। ये 75% जो हमारे पास आया, ये क्या है? ब्राउन है। और ये हमारे पास क्या है? ब्राउन। ये है डोमिनेंट, ये बात याद रखें। और ये हमारे पास जो 25% आया, ये हमारे पास ब्लू कलर है और ये है हमारे पास रिसेसिव। क्यों रिसेसिव है? ये दोनों कॉपी आ जाए फिर हमारे पास ब्लू कलर बन जाता है, और अगर एक कॉपी आ जाए फिर क्या है? ब्राउन है। तो ब्राउन हमारे पास क्या हुआ? डोमिनेंट हो गया। ब्राउन हमारे पास क्या है? वो है डोमिनेंट। वेल ब्लू कलर हमारे पास क्या है? रिसेसिव। ये बात याद रखिए कि हमारे पास रिसेसिव के लिए दोनों एलील चाहिए, 2 कॉपी चाहिए। वेल डोमिनेंट के लिए सिर्फ एक ही कॉपी काफी है, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि होमोजाइगस क्या है। तो ये बी क्या है? होमोजाइगस है। दोनों सेम है, ये होमोजाइगस है। वेल ये बी क्या है? ये है हेट्रोजाइगस। बी ये है क्या है? होमोजाइगस है। और ये क्या हमारे पास क्या है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या है? जब हमारे पास डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट हो। हमारे पास अब हम आते हैं ह्यूमन बॉडी की तरफ। ह्यूमन बॉडी, इंसान में हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? हम इंसान में हर एक सेल में हमारे पास कितनी क्रोमोसोम होंगी? 46 क्रोमोसोम होंगी। हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम कहाँ पे मौजूद होते हैं। ये हमारे पास लेट सपोज सेल है, उसकी न्यूक्लियस है, और हर एक न्यूक्लियस में ऐसी 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अभी ये जो 46 क्रोमोसोम है उसमें हमारे पास कितने हैं? 23 पेयर्स है, लेकिन उनकी 2 किस्म है। क्या है? 2 टाइप्स है। कौन सी 2 टाइप्स है? एक को कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। क्या? ऑटोसोम्स कितने पेयर है? 22 पेयर्स है। क्या है? 22 पेयर्स है। और ये सारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम की जो 22 पेयर्स है, ये है होमोजाइगस। ये बिल्कुल एक दूसरे की तरह होंगे, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास दूसरा जो है वो है 6 क्रोमोसोम। क्या है? 6 क्रोमोसोम। ये है 1 पेयर। ये क्या है? ओनली एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, वो है 6 क्रोमोसोम। अभी ये जो 6 क्रोमोसोम है, ये हमारे पास होमोजाइगस भी के हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर ये फीमेल आ जाए, क्या है? फीमेल। XX हमारे पास क्या है? फीमेल है। ये हमारे पास क्या है? होमोजाइगस है। वेल अगर हमारे पास मेल आ जाए, X एंड Y आ जाए, तो ये क्या है? मेल है। और ये हमारे पास क्या है? हेट्रोजाइगस। तो हमने ये कंक्लूड किया कि हमारे पास फीमेल में
23 के पेयर सब ही होमोजाइगस होंगी। वेल मेल में 22 होमोजाइगस होंगी और एक पेयर जो है वो क्या होंगी, हेट्रोजाइगस होंगी। ये आप लोगों को समझ आया। अभी हम आते हैं उसकी डिजीज की तरफ। ये हमने पढ़ा कि ऑटोसोमल, और इसके साथ हमने कौन सी पढ़ा, सिक्स लिंक्ड, और इसके साथ हमने पढ़ा रिसेसिव डोमिनेंट। उससे हमारे पास डिफरेंट डिजीज, जेनेटिक डिजीज बन जाते हैं। वो हम लिखते हैं वन बाय वन। नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे कि हमारे पास ऑटोसोमल क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। नंबर 2 हमारे पास क्या होंगी, ऑटोसोमल रिसेसिव। इसके बाद हम नंबर 3 हमारे पास क्या होंगे, से एक्स लिंक्ड का मतलब ये है कि वो ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। दूसरा, चौथा हमारे पास क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। पांचवा हमारे पास है वाई लिंक्ड। उसमें रिसेसिव और डोमिनेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्वेश्चन है। उसमें रिसेसिव और डोमिनेंट इसलिए नहीं है कि सिर्फ एक ही वाई और एक ही पेयर है। ये फीमेल में नहीं है, ये सिर्फ मेल में आ जाएगा और डायरेक्ट है कि ओनली वन पेयर, ये जरूर डोमिनेंट होगा, उसमें और कोई शक नहीं है। और छठा नंबर पर हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। इसके साथ साथ हमारा मल्टीपेक्टोरियल डिसऑर्डर भी है, लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं है। अभी हम ये वन बाय वन जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट। सबसे पहले ऑटोसोमल के मतलब यह है कि ये जो हमने 22 जो पेयर्स पढ़ा है, ये उसमें ही एक क्रोमोसोम, मतलब है एक पेयर जो है वो अफेक्ट करता है। लेट सपोज मैं लेता हूं कि हमारे पास ये है एक क्रोमोसोम और वो है क्रोमोसोम नंबर 10। लेट सपोज मैं लिखता हूं कि क्रोमोसोम नंबर 10 है, या लेट सपोज हम लिखते हैं क्रोमोसोम नंबर 10, ठीक है, बस छोड़े, ठीक है। ये है क्रोमोसोम नंबर 10 और ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये कैसे ट्रांसफर होंगी, ये ट्रांसफर होगी अगर एक कॉपी, वन कॉपी भी ये अपनी डिजीज के लिए कॉपी है। मतलब ये अगर एक कॉपी भी उसमें अफेक्टेड आ गया तो बच्चे में ट्रांसफर होकर वो डिजीज काज करेगा। लेट सपोज ये है क्रोमोसोम नंबर 10, ये आ गया माँ की साइड से, मदर की साइड से, और वो है अफेक्टेड। क्या है, अफेक्टेड है। क्या है, अफेक्टेड है। और ये है फादर। लेट सपोज फादर वाली ये ब्लू कलर से मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये है फादर और इसको अफेक्टेड भी नहीं है। ये मदर की भी 2 पेयर होंगी। क्या होंगी, 2 पेयर होंगी, ठीक है। और फादर की भी क्या होंगी, 1 पेयर होंगी, 2 क्रोमोसोम होंगी। ये भी 2 क्रोमोसोम है। इसमें अगर ओनली 1 क्रोमोसोम अफेक्टेड है, क्या है, 1 क्रोमोसोम अफेक्टेड, अगर ये दोनों आ जाए तो ये ठीक है, अगर ये दोनों आ जाए फिर भी ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों आ जाए तो चांस है कौन सी चीज़ की, मतलब है क्रोमोसोम ऑटोसोमल। और अगर ये दोनों भी आ जाए फिर भी चांसेस है। तो हमने इसके ये दोनों में नहीं है, इसमें नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 50% क्या है, चांसेस है डिजीज काज होने की। 50% चांसेस ऑफ कॉजिंग आ डिजीज, ठीक है। 50% हमारे पास चांस है डिजीज काज होने की, क्योंकि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। एक कॉपी भी आ जाए, वो कॉपी है, वो अब डिजीज काज कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके एग्जाम्पल अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है।
उसके एग्जाम्पल सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। एग्जाम्पल क्या है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ KMU के रिलेटेड, KMU की स्लाइड में जो है या KMU की जो सिलेबस में है, कोर्स में है, वो पढ़ता हूँ, क्योंकि हमें वो चाहिए, एग्ज़ाम में वो आता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हमारे पास किडनी की डिजीज़ है, और ये हमारे पास किडनी में क्या बन जाता है? सिस्ट बन जाता है। किडनी में सिस्ट बन जाता है, बहुत से सिस्ट बन जाता है, और उसको कहती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये हमारे पास क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। नंबर टू हमारे पास है हंटिंगटन डिजीज़। क्या है? हंटिंगटन डिजीज़। ये हमारे पास क्या है? ये ऐसी तरह थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, लेकिन वो फिर आप देखेंगे। ये ऐसा डिजीज़ है कि हमारे पास जो मसल्स है, क्या है? मसल्स, उसकी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम एंड मसल कोऑर्डिनेशन। और ये हमारे पास क्या है? न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज़ है, न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज़ है। नंबर 3 हमारे पास क्या है? नंबर 3 हमारे पास है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, हंटिंगटन डिजीज़, और नंबर 3 पे हमारे पास है सिस्टिक, सॉरी मैं देखता हूँ अभी थोड़ा सा। नंबर 3 हमारे पास है ऑटोसोमल डोमिनेंट एकोंड्रोप्लेजिया। क्या है? एकोंड्रोप्लेजिया। एकोंड्रोप्लेजिया क्या है? ये हम जो है मसल्स डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या है? लिम्स का मतलब है हाथ और पाँव। ये क्या होते हैं? शॉर्ट हो जाता है उसमें। तो ये हमारे पास क्या है? एकोंड्रोप्लेजिया डिसऑर्डर है, और ये सब हमारे पास क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक और दूसरी चीज़ की तरफ, वो है हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है हमारे पास? ऑटोसोमल रिसेसिव हमारे पास ये है, लेट सपोज हमारे पास कोई एक क्रोमोसोम, मतलब यह है कि हमारे पास एक क्रोमोसोम, मतलब यह है कि ये क्या है? लेट सपोज फादर है, एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, ये फादर है, और यह हमारे पास क्या है? मदर है। क्या है? मदर है। उसकी भी क्या है? 2 क्रोमोसोम है। अभी अगर एक में मसला है, क्या है? एक में मसला है, लेट सपोज एक ही बंदे में मसला है, तो बच्चों में कितना प्रॉब्लम होगी? इसके लिए मैं लेट सपोज यहाँ ड्रा करता हूँ। ये एक क्रोमोसोम है, ये एक्स नहीं है, ये क्रोमोसोम की बात करता हूँ, ये दूसरा। और अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ एक ही में मसला है, ठीक है? तो ये मसला और सही, मसले वाला क्रोमोसोम आ गया। ये भी थोड़ा मसला, और ये क्या है? बिल्कुल सही। ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, ठीक है? मतलब है कि 0% चांस है अगर एक में मसला हो, मतलब है एक पेरेंट में मसला हो तो कितना चांस है? 0% चांस है। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें दोनों ही चाहिए क्रोमोसोम, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये डोमिनेंट नहीं है। हमें होमोजाइगस चाहिए, और ये होमोजाइगस हमें चाहिए एफेक्टेड होमोजाइगस चाहिए। ये तब होगा जब हमारे पास क्या होंगी? दोनों एफेक्टेड होंगी। जब दोनों अफेक्टेड होगी तो कितनी % चांसेस है, वो हमें यहाँ ड्रा कर सकते हैं। लेट सपोज ये है फादर है या मदर है, उसके 2 क्रोमोसोम है, और ये एक में मसला है, ठीक है? यह हमारे पास फादर है या मदर है, लेकिन उसमें भी एक ही में मसला है। अभी हम इसी तरह ये ड्रा करते हैं कि इसमें कितनी % चांसेस हो सकती है, ठीक है? ये एक है, ये दूसरा, ये मसला, लेट सपोज ये एक में है और ये एक में मसला है, तो हमारे पास ये और ये होगा,
तो ये एक में मसला आ गया लेकिन दूसरे में नहीं है, और हमें क्या चाहिए, होमोजाइगस वाली चाहिए। इसमें ये है और ये हो गया हमारे पास एक मसला, और ये अगर दोनों पेरेंट्स हमारे पास है तो ये चांसेस है कि ऐसा आ जाए। ये ऐसा, ये बिल्कुल ठीक, और ये भी एक में मसला आएगा। तो हमारे पास अगर माँ बाप दोनों ही क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, कैरियर होंगी, तो हमारे पास ओनली क्या है, 25% चांसेस है क्या, डिजीज़ होने की। कितनी, 25% चांसेस है डिजीज़ काज होने की। ठीक है, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। वेल अगर हमारे पास डोमिनेंट होगी तो फिर डायरेक्ट 50% चांसेस है, क्योंकि अगर एक ही कापी भी आ जाए तो वो डिजीज़ काज कर सकते हैं अगर ओनली एक ही पेरेंट्स अफेक्टेड होंगी और यहाँ पे दोनों अफेक्टेड हो फिर 25% चांसेस है। मतलब है कि रिसेसिव की चांसेस बहुत कम है, ऑटोसोमल रिसेसिव की ओनली 25%, और जब दोनों अफेक्टेड होंगी। इसके एग्जाम्पल क्या है, अभी हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल है PKU, फिनाइलकीटोनुरिया। ये शायद आप लोगों को पता होगा। ये हमारे पास कौन सी क्रोमोसोम पे है, ये है हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 12। क्रोमोसोम नंबर 12 पे ये डिजीज़ है, ये बात याद रखिए, ये स्लाइड में है और ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम नंबर 12 पे है। इसमें क्या है, हमारे पास एक एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम हमारे पास कहाँ बनते हैं, ये एंजाइम हमारे पास लीवर में बनते हैं। कहाँ पे, लीवर पे। और ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड आप लोगों की शायद ये नाम सुना होगा, फिनाइल एलानिन। क्या है, फिनाइल एलानिन। उसकी ब्रेक डाउन करता है, उसकी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फिनाइल एलानिन की, और वह एंजाइम नहीं बनता, तो इसकी वजह से हमारे पास फिनाइलकीटोनुरिया डिजीज़ काज हो सकते हैं। नंबर टू में हमारे पास जो डिजीज़ है वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी हमारे पास क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये हमारे पास म्यूकस एंड स्वेट सिक्रेटिंग सेल, म्यूकस एंड स्वेट, ये जो सिक्रेटिंग सील है म्यूकस एंड स्वेट, वह सिक्रीशन जो है वो कम करते हैं और वह सिक्रीशन नहीं बनता, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या काज होते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ काज हो सकती है। ठीक है, शायद यहाँ तक आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अभी। ठीक है, ये हमारे पास उस चीज़ की एग्जाम्पल है। नंबर 3 उसमें एग्जाम्पल है वो है हीमोक्रोमाटोसिस। क्या है, हीमोक्रोमाटोसिस। 3rd एग्जाम्पल, ये मैं वो सिर्फ पढ़ता हूँ जो हमारे पास केम्यू की स्लाइड में है। हीमोक्रोमाटोसिस, हीमो की मतलब है ब्लड। हीमोक्रोमाटोसिस वो डिजीज़ है कि जो लेवल है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, आयरन की लेवल ज़्यादा होंगी, और इसके वजह से हमारे पास HB भी ज़्यादा हो सकती है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अभी हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ, वो है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर पढ़ेंगे। एक्स लिंक्ड। नंबर 3 हमने ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर वह डिजीज होंगी जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम से सिर्फ रिलेटेड हो। क्या, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो। उसकी चांसेस क्या है, इसके लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। ये फीमेल में ओनली 0% चांसेस है। क्या है, फीमेल में 0% चांसेस है और मेल में 25%। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेट सपोज ये है एक मदर, उसकी क्रोमोसोम है, और अभी यह क्रोमोसोम ऑटोसोमल की बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम एक्स लिखते हैं। क्या, डायरेक्ट हम एक्स लिखते हैं। ये लेट सपोज माँ है, एक्स क्रोमोसोम है, और बाप है उसकी XY क्रोमोसोम है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ ये क्या है, कैरियर है, ये एक्स क्रोमोसोम है और कैरियर है। चांसेस क्या होंगी, ये अभी हम पढ़ते हैं।
ये है एक्स एक्स, यह है एक्स वाई, ये अफेक्टेड है, ठीक है, मतलब एक कैरियर है। एक्स एक्स आ जाएंगे, एक्स एक्स ऐसा होंगी, ये चांसेस अभी हम देखते हैं कि क्या होंगी। ये y है, ये x है, ये एक्स वाई हो गया, ये x एंड y, ये हमारे पास x हो गया और ये y हो गया। अभी ये दो चीज़ें हैं वो हमें समझना चाहिए, ये x x नॉट वाली और ये x नॉट y वाली। अभी हम जो पढ़ते हैं ये x है, ये तो हो गया, लेकिन यहाँ एक चीज़ है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो ये फीमेल जो है वो क्या होंगी, ओनली कैरियर होंगी। क्या होंगी, ओनली कैरियर होंगी। और ये जो बंदा है वो डायरेक्ट क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। यार मेल जो है वो यहाँ अफेक्टेड हो गया। यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है मेल बंदों के लिए, और फीमेल जो है वो ओनली कैरियर हो गया। फीमेल ओनली ही कैरियर होंगी, फीमेल कभी उसको ये डिजीज़ काज नहीं हो सकता जब तक ये दोनों ही अफेक्टेड आ जाए, ये भी और ये भी, तब ही फीमेल अफेक्ट हो जाएंगी। वो अदरवाइज़ मेल को अगर सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम अफेक्ट हो गया, वो उसके साथ दूसरा एक्स नहीं है कि वो उसको कहेंगे कि यार ये छोड़िए ख़त्म हो करे अभी, लेकिन यहाँ सिर्फ एक्स आ गया और वाई जो है वो एक और चीज़ है, बस उन्होंने अपना काम ही कर दिया और डिजीज़ काज हो गया। लेकिन यहाँ ये एक्स आ गया, लेकिन इसके साथ एक और एक्स है, वो कहता है कि आप कैसे डिजीज़ काज करेंगे, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बिल्कुल बराबर हूँ, आप डिजीज़ नहीं काज सकती। तो फीमेल इसमें फ़ायदेमंद है और मेल वो यहाँ फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। यहाँ भी जो भी डिजीज़ है वो एक्स लिंक से डिजीज़ यहाँ इस तरह काज हो सकती है। अभी हम आते हैं वाई लिंक डिसऑर्डर की तरफ। कौन सी डिसऑर्डर, वाई लिंक, जो हमारे पास वाई लिंक डिसऑर्डर काज कर सकते हैं। नंबर 4 वाई लिंक डिसऑर्डर। वाई लिंक डिसऑर्डर डायरेक्ट बात है कि सिर्फ वाई ही में अफेक्टेड है, सिर्फ ही मेल जो है वो अफेक्टेड होंगी, फीमेल को कोई अफेक्टेड नहीं होंगी। लेट सपोज ये है एक्स, ये है एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है एक्स और ये है वाई, ये वाई हमारे पास क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी, क्योंकि ये सिर्फ वाई लिंक पे, ये एक्स एक्स बिल्कुल नॉर्मल, एक्स एक्स बिल्कुल नॉर्मल, ये एक्स वाई बिल्कुल अफेक्टेड और ये एक्स वाई बी हमारे पास बिल्कुल अफेक्टेड है। तो ये भी अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड, यहाँ पे हमारे पास 50% चांसेस है और मेल को, और वह सिर्फ और सिर्फ मेल को 50% चांस है, जबकि फीमेल को हमारे पास क्या है, 0% चांसेस है, फीमेल को कोई भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगा। जबकि मेल को कितने, मेल जब भी आएगा, ये हमारे पास मेल है, तो मेल को अगर यह हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल, अब पॉपुलेशन में 50% है मेल फीमेल, वेल अदरवाइज मेल में, ओनली मेल में ये क्या है, 100% है, ओनली मेल में, ठीक है। सिर्फ अगर हम मेल की कैलकुलेशन करें, यहाँ पे 2 मेल है और दोनों में ये काज होगा, तो ये मेल में 100%। अगर हम फीमेल के साथ ये कंबाइन पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें 50% चांसेस है वाई लिंक डिसऑर्डर की, क्योंकि ये सिर्फ मेल है और मेल पे अपना बर्डन जो है वो डालता है। ये एक्स लिंक वाई लिंक डिसऑर्डर से हमने ये पता चला कि फीमेल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। द लास्ट वन, आखिरी जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। आप लोग ये बात करेंगे कि यार ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर ये कहाँ से आ गई, ये सेल में आ गई, लेकिन ये भी जीनेटिक्स में बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर जो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से अफेक्टेड होंगी। आप लोगों को ये बात बताता हूँ मैं, चलूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एनर्जी पैदा कर सकते हैं। और एनर्जी हमें कौन सी ऑर्गन्स के लिए चाहिए, हमें हार्ट के लिए चाहिए, हमें मसल्स के लिए चाहिए, हमें किडनी के लिए चाहिए, हमें लीवर के लिए चाहिए।
तो ये बात याद रखेंगे कि ये जो भी डिजीज़ है, ये जो डिजीज़ है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, ये सब अफेक्ट करेंगी। ठीक है, ये सब अफेक्ट करेंगी। आखिर में एक चीज़ वो है मल्टीपेक्टोरियल डिसऑर्डर। क्या है मल्टीपेक्टोरियल डिसऑर्डर? इसके नाम से पता चलता है, ये नए स्लाइड में नहीं है, लेकिन जो पुरानी वाली स्लाइड है 2022 का उसमें है, 2024 में नहीं है। मल्टीपेक्टोरियल के उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या? मल्टीपल फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स। और ये डिजीज़ काज करते हैं, मतलब है कि एनवायरमेंटल भी है, क्रोमोसोमल भी है और जीनेटिक भी है, कॉन्जेनिटल वगैरह, ये सब एनवायरमेंटल, जीनेटिक, कॉन्जेनिटल वगैरह ये सब उसमें है। ठीक है, तो ये सब ये काज कर सकते हैं। अगली जो वीडियो है उसमें हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।